हिमाचल में कांग्रेस पार्टी की सरकार के 6 महीने पूरे हो गए हैं। चंबा में हुई हत्याकांड के बारे में संपूर्ण जानकारी। आम दिनों के मुकाबले शहर में पहुंच रहे 2 गुना वाहन। 15,000 से अधिक कर्मचारियों को मई महीने की तनख्वाह अभी तक नहीं मिल पाई। सरकारी विद्यालयों में उपलब्ध होगी स्मार्ट सुविधाएं। तेज आंधी तूफान से गिरी मेडिकल कॉलेज के वार्ड की छत। बादल फटने से तबाही। जून में मंडी के धनियारा गांव में बादल फटा। हिमाचल में कांग्रेस पार्टी की सरकार के 6 महीने पूरे हो गए हैं। 6 महीने के कार्यकाल को लेकर भाजपा लगातार सरकार को घेरने में लगी है, खासकर 10 गारंटियों को लेकर। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर वह बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष हिमाचल में है। इस पर कांग्रेस सरकार के उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने पलटवार किया है। हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि कांग्रेस सरकार चरणबद्ध तरीके से गारंटियों को पूरा कर रही है। जो हमारे मुख्यमंत्री जी का लक्ष्य है कि आने वाले 10 साल में हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर हो, हम ऐसी उम्मीद रखते हैं। हिमाचल प्रदेश में वाटर सेस लगाया, जो हमारे हाइडल प्रोजेक्ट्स हैं उस पे सेस, वाटर सेस लगाया, मगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चिट्ठी लिख दी, इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इट इज रॉन्ग। मगर इसमें तो हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेताएं हैं, उन्होंने हिमाचल प्रदेश में वाटर सेक्स लगने का विरोध किया। अनुराग ठाकुर जी ने विरोध किया। क्या वो हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर हो और हिमाचल प्रदेश अपने रेवेन्यू जनरेट करे, क्या उसका विरोध करते हैं? उनको हिमाचल प्रदेश के जो विकास के मामले हैं उसमें सरकार का सहयोग और उनको सहयोग देना चाहिए, मगर उन्होंने विरोध किया। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि ये स्टेट हिमाचल प्रदेश पहला स्टेट नहीं है। इससे पहले जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड ने भी जो है वो वाटर सेस लगाया है, और कुछ कंपनीज उत्तराखंड के हाई कोर्ट में गई इस वाटर सेस के खिलाफ, मगर हाई कोर्ट ने ये कहा है कि जो वाटर सेस है, उत्तराखंड ने वाटर सेस लगाया है, वो कानूनी है और उसको वैलिड ठहराया है। सेम इज द केस विद द हिमाचल प्रदेश। मगर हिमाचल प्रदेश के जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है वो इसका विरोध करते हैं, और स्वाभाविक रूप से उनकी जो परेशानी है और दिक्कत है वो जायज भी है, क्योंकि पिछले 3 चुनाव, पिछला जो उपचुनाव हुआ हिमाचल प्रदेश में 3 विधानसभा और 1 लोकसभा को उसमें हारे। हिमाचल प्रदेश का विधानसभा का चुनाव ये बहुत बुरी तरह से हारे, और अभी शिमला नगर निगम के चुनाव जो हुए हैं सरकार बनने के 4 महीने बाद, हिमाचल प्रदेश की जनता ने एक बार फिर जो है कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व और मुख्यमंत्री की नीति और कार्यक्रम में अपनी मोहर लगाई है। शिमला कोई अपने आप में कोई एक शहर नहीं है। शिमला जो है वो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है, और हिमाचल प्रदेश के 12 के 12 जिलों के लोग जो हैं वो शिमला में रहते हैं। इट इज एन जो है मोहर जो है वो हिमाचल की जनता ने लगाई है। हम काम कर रहे हैं, हम विकास कर रहे हैं। हमारे पे फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट है। आज हिमाचल प्रदेश के ऊपर 75,000 करोड़ रुपए का कर्ज है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि हमें विकास को रुकने देंगे। आज भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार जो है हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा रही है। हमारे जो हिमाचल प्रदेश के जो लोन की लिमिट थी उसको 5,000 करोड़ रुपए घटा दिया गया है। हमारे को जो एक्सटर्नल रेटेड प्रोजेक्ट्स हिमाचल प्रदेश को मिलते थे, और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो चले हुए हैं, चाहे वो वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट है, चाहे एशियन डेवलपमेंट बैंक का है, चाहे जापानीज एड है, उन सबको हमको रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश की है। आज वो लिमिट जिसपे कोई कैपिंग नहीं थी उसको 3,000 करोड़ रुपए 3 साल की लिमिट रख दी गई है, और हमारे प्रोजेक्ट्स जो है 8,500 करोड़ के इन एजेंसीज के पास पेंडिंग पड़े हैं। अभी मुख्यमंत्री जी फाइनेंस मिनिस्टर से मिले और उन्होंने रिक्वेस्ट की कि जो ये कैपिंग है और ये लिमिट है इसको हटाया जाए, और अगर ना हटाया तो कम से कम हमारे जो फंड जो हमने पाइपलाइन में प्रोजेक्ट्स हैं उनकी स्वीकृति जो है प्रदान की जानी चाहिए थी। चंबा में हुए हत्याकांड के बारे में संपूर्ण जानकारी कुछ इस प्रकार से है। यह हत्याकांड मामला चंबा के सलूनी क्षेत्र के किहार का है। इसमें जिस लड़के की हत्या की गई है उसका नाम मनोहर 25 वर्ष है। मनोहर पिछले कुछ समय से मुस्लिम लड़की के साथ संपर्क में था, तथा जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि आपस में अच्छी बातचीत भी होती थी। परंतु जब यह जानकारी मुस्लिम लड़की के परिवार वालों को पता चला कि वह मनोहर नाम के लड़के के साथ संपर्क में है, तो यह बात उनके परिवार वालों को रास नहीं आई। तो उस लड़की के माध्यम से मनोहर को बुलाया गया तथा बुलाकर उस लड़के की हत्या कर ली। उसके शरीर के 8 टुकड़े किए गए तथा बोरी में बंद करके एक नाले में पत्थरों के नीचे दबा कर रखा गया। यह मामला जानकारी के मुताबिक 9 तारीख का बताया जा रहा है। 1-2 दिन बाद वहां के स्थानीय लोगों को
तथा आते जाते लोगों को दुर्गंध आने लगी, तो वहां के लोगों ने उस जगह पर जा करके देखा। वहां पर बोरी के अंदर से बदबू आ रही थी। वहां के लोगों ने शक के आधार पर पुलिस वालों को सूचना की और पुलिस वालों ने जब उस स्थान पर जा करके उस बोरी को खोला तो उस बोरी पर मनोहर के शरीर के 8 टुकड़े पाए गए। उसके उपरांत अभी तक पुलिस द्वारा उस लड़की के परिवार में उस लड़की को और उसके भाई को तथा उसके पिता को हिरासत में लिया गया है। मौजूदा समय में शीर्ष पर चल रहा है। ऐसे में भारी तादाद में वाहन प्रदेश की राजधानी शिमला में पहुंच रहे हैं। अब प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती शहर के अंदर ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाने की है। वहीं शिमला पुलिस के एसपी संजीव कुमार गांधी 1 मिनट प्लान के जरिए शहर के ट्रैफिक व्यवस्था को बनाए रखने में जुटे हुए हैं। इस प्लान को लेकर लोगों की अच्छी और बुरी प्रतिक्रिया के बीच एसपी संजीव गांधी का कहना है कि पर्यटन सीजन के चलते सामान्य से 2 गुना ज्यादा गाड़ियां शहर में आ रही है। शहर के अंदर ज्यादा जाम लगने की स्थिति पैदा हो सकती है और पर्यटकों को लंबा वक्त जाम में गुजारना पड़ सकता है। जो हमारा सीजन रहता है, आम टाइम जो रहता है, उससे लगभग 2 गुना गाड़ियाँ या उससे भी थोड़ी ज़्यादा गाड़ियाँ जो है शहर में आ रही हैं। तो गाड़ियों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए हम अपना पूरा प्रयत्न कर रहे हैं। 1 मिनट ट्रैफिक प्लान को लेकर जो बात करते हैं तो बहुत से लोगों को ये प्लान समझ भी आ रहा है और बहुत से लोगों को ये प्लान ठीक से समझ में भी नहीं आ रहा है। बेसिकली 1 मिनट ट्रैफिक प्लान इज जस्ट ऑर्डिनरी एक्सरसाइज, जिसमें कि हम क्या कर रहे हैं कि शहर के अंदर गाड़ियों को कंट्रोल्ड तरीके से छोड़ रहे हैं। क्योंकि अगर हम एक साथ गाड़ियों को छोड़ देंगे, जैसे कि पहले हमारा सिस्टम चलता था कि गाड़ियाँ लगातार एक कंटिन्यूस प्रोसेस में आएंगी, तो हमारे बॉटलनेक्स में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो गाड़ियों को हज़ारों की संख्या में जो है एक साथ क्रॉस करा पाए। जब हम कंट्रोल तरीके से गाड़ियों को छोड़ते हैं तो शहर के अंदर जो और भी बॉटलनेक्स हैं, जैसे कई जगह 2 बसें क्रॉस नहीं हो पा रही हैं, कई जगह जो है वो कंस्ट्रक्शन वर्क चले हुए हैं और कई बार कई बसें खराब हो जा रही हैं, कई पर्यटक वाहन खराब हो जा रहे हैं। ऐसे अनेक इंडिपेंडेंट फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से कि शहर में कंजेशन अराइज होती है। ये 1 मिनट ट्रैफिक प्लान को अगर मैं एक्सप्लेन करूँ तो इट इज़ जस्ट लाइक अ डैम, कि जैसे हम एक डैम बनाते हैं और उसके बाद उसको हम कंट्रोल तरीके से पानी छोड़ते हैं तो वो एक व्यवस्थित और सुचारू व्यवस्था होती है। विक्ट्री टनल और ढली जो हमारा चौक है, ऐसे कई और भी पॉइंट्स हैं, वो ट्राई जंक्शंस हैं। वहाँ पे होता क्या है कि 3 तरफ से ट्रैफिक आ रही है, तो 3 तरफ से ट्रैफिक आएगी तो एट ए टाइम हम एक ही तरफ की ट्रैफिक चला पाते हैं और तीनों ही साइड से जो ट्रैफिक आती है उसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है, खास करके सुबह 3 घंटे में। विक्ट्री टनल में हम 2 घंटे में लगभग 3800 से लेकर 4000 गाड़ियों को क्रॉस कराते हैं तीनों साइड से। आप एक नंबर देखिए, दैट इज अ मैक्सिमम कैपेसिटी। उससे ज़्यादा गाड़ी वहाँ क्रॉस हो ही नहीं सकती है। और जबकि तीनों साइड से पीक सीजन में भी लगभग 6500 गाड़ियाँ वहाँ पे 2 घंटे में आ रही है, तो जो 1500 गाड़ी है तीनों डायरेक्शन में वो फिर क्यू में खड़ी होती है। और ये 1500 गाड़ी को कंट्रोल करने के लिए ही हमने 1 मिनट ट्रैफिक प्लान इक्वलाइज किया है उसको एंड्स पे जाके, कि जो हम उतनी ही गाड़ियां छोड़े जितनी कि इन बॉटलनेक से क्रॉस हो सकें इन 2 घंटों के समय में। अगर हम लगातार गाड़ियां छोड़ते रहेंगे तो यहाँ की मैक्सिमम कैपेसिटी तो हमको मालूम है कि यहाँ पे 3800 या 3500 गाड़ी बेस्ट एफर्ट, जिसको बोलते हैं एक्सीलेंट एफर्ट, करने पे ही क्रॉस हो पाएगी। लेकिन जो सरप्लस गाड़ी हो फिर वो पाइलअप होती जाएगी, लाइन बनती जाएगी और वो लाइन इतनी लंबी हो जाएगी कि 7 किलोमीटर तक 5 घंटे के लिए वो कांस्टेंट लाइन रहेगी। जब हम इस तरह का प्लान नहीं हमने चलाया तो हमारा ये अनुभव है कि 7 किलोमीटर तक लगातार लाइन लगी और उसमें 2 से 2.5 घंटे जो है वो पर पैसेंजर, पर आदमी को वहां से क्रॉस होने में लगे। वर्तमान में जो है वो टाइम अभी काफी कम है, अभी 35, 40, 50 मिनट तक उसमें मैक्सिमम लग रहे हैं, 55 मिनट तक मैक्सिमम लग रहे हैं और 2.5 घंटे से 55 मिनट कम ही होते हैं। महेंद्र सिंह सुक्खू सरकार की आर्थिक स्थिति बुरी तरह से चरमरा गई है। 15,000 से अधिक कर्मचारियों को मई महीने की तनख्वाह अभी तक नहीं मिल पाई है, जिसमें अकेले 11,500 HRTC के कर्मचारी हैं, जबकि वन निगम, श्रम एवं रोजगार, मेडिकल कॉलेज और जल शक्ति विभाग के कुछ एक आउटसोर्स कर्मचारियों को भी इस बार सैलरी नहीं दी गई है, जिससे कर्मचारी परेशान हैं और आंदोलन की सरकार को चेतावनी दे रहे हैं। देखिए, ये मीडिया में जरूर ये बात उठी थी कि जो हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के कर्मचारी हैं उनको जो है इस महीने की सैलरी नहीं मिली थी, लेकिन अमूमन ये 10 तारीख तक मिल जाया करती थी। इस बार इसमें मुझे लगता है 2-3 दिन की देरी हुई है, लेकिन अभी मुझे जो जानकारी प्राप्त हुई है MD ट्रांसपोर्ट से
कि ये आज या कल में जो है इनकी सारी सैलरीज जो है रिलीज हो जाएगी, ये आज या कल तक सबको मिल जाएगी। एक तौर पे है कि जो फाइनेंशियल पोजीशन है, जो पिछली सरकार से एक बहुत बड़ा कर्जा 75,000 करोड़ का या 11,000 करोड़ रुपए की जो लाइबिलिटीज मिली है, उसके बावजूद ये सारी चीजें एक चैलेंज तो प्रेजेंट गवर्नमेंट के सामने है। लेकिन भारत सरकार ने भी जिस प्रकार से कर्जा लेने की जो हमारी लिमिट थी पिछले साल जो 14,500 करोड़ थी, उसमें 5500 रुपए की कटौती करके वो 8500 करोड़ रुपया कर दिया। या आप समझें कि जो हमारे फॉरेन बैंक से जो लोन्स सरकार ले सकती थी उसकी जो कैपिंग कर दी 7,000 करोड़ केवल। तो इस तरह से ये एक अपने आप में चुनौतियां तो है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी प्राथमिकता के आधार पे प्रदेश की जो आर्थिक स्थिति है उसको सुधारने के लिए बड़े फैसले कर रहे हैं, और इस उम्मीद के साथ कि आने वाले कुछ वर्षों में जो एक बहुत बड़ा बोझ कर्जों का प्रदेश की जनता के ऊपर है, उससे उस प्रदेश को कर्जों से कैसे बाहर निकालना, इस पे हमारी सरकार का सबसे बड़ा फोकस है। और उसके अलावा एक व्हाइट पेपर पे हम काम कर रहे हैं जिसमें माननीय उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री जी की अध्यक्षता में कमेटी बनी है कि पिछली सरकार ने किस तरह का फाइनेंशियल मैनेजमेंट था उसके ऊपर एक पूरा व्हाइट पेपर कि कितने लॉनिंग थी, क्या था, सारा जो है वो कमेटी उसमें काम कर रही है। जिला मुख्यालय नाहन में मंगलवार देर शाम भयंकर आंधी तूफान आया, जिससे कई जगह भारी नुकसान हुआ है। इसी सिलसिले में नाहन मेडिकल कॉलेज में एक घटना सामने आई है। यहाँ मंगलवार देर रात करीब 9:30 बजे के करीब मेल वार्ड की सीलिंग गिर गई। सीलिंग गिरने से अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही मेडिकल कॉलेज के चिकित्सा अधीक्षक भी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। जानकारी के अनुसार अस्पताल में मेल वार्ड की सीलिंग भयंकर आंधी तूफान की वजह से गिर गई। बता दें जिस समय यह हादसा हुआ उस वक्त वार्ड में मरीज पे दाखिल थे, परंतु जिस तरफ सीलिंग गिरी उस तरफ से बेड खाली पड़े थे, अन्यथा यह दुर्घटना एक बड़े हादसे का रूप ले सकती थी। मेडिकल कॉलेज के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर नवीन गुप्ता ने बताया कि उन्हें मेल सर्जिकल वार्ड में सीलिंग गिरने की सूचना मिली है। इसके बाद मौके पर पहुंचकर उन्होंने जायजा लिया। मरीजों को दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया जा रहा है। हालांकि गनीमत यह रही कि इस दुर्घटना से किसी भी कर्मचारी या मरीज को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। सर्व शिक्षा अभियान की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि वर्तमान राज्य सरकार सभी सरकारी संस्थानों में विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि पहले चरण में सरकारी विद्यालयों में 11वीं और 12वीं कक्षाओं में चरणबद्ध तरीके से स्मार्ट सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि इसके उपरांत अगले चरणों में इस सुविधा का 8वीं और 10वीं और 7वीं से पहली कक्षा तक विस्तार किया जाएगा। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार विशेष रूप से राज्य के दूर दराज क्षेत्रों के सरकारी स्कूलों में शिक्षा के स्तर में व्यापक सुधार पर विशेष बल दे रही है, ताकि इन संस्थानों में विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जा सके। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने इस बार के बजट में शिक्षा क्षेत्र पर विशेष बल दिया है। इन्हीं प्रयासों के तहत प्रत्येक वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में पुस्तकालय कक्ष स्थापित किए जाएंगे और इस वर्ष सरकारी स्कूलों को 40,000 आधुनिक डेस्क उपलब्ध करवाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि शिक्षा पद्धति में सुधार और बच्चों को आधुनिक माध्यमों से शिक्षा उपलब्ध करवाने के दृष्टिगत प्राथमिक विद्यालयों के 17,000 से अधिक शिक्षकों को टैबलेट उपलब्ध करवाए जाएंगे। इसके अतिरिक्त सरकारी शिक्षण संस्थानों के मेधावी विद्यार्थियों को और अधिक प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। गांव में मंगलवार देर शाम बादल फटने से भारी नुकसान हुआ है। लोगों की कई बीघा जमीन बह गई है और संपर्क मार्ग बाधित हो गए हैं। कई कारें भी दब गई है। रात होने के चलते नुकसान का आकलन नहीं हो पाया था। वहीं बीडीओ विवेक भाटिया ने बताया कि सुंदरनगर के दुर्गम क्षेत्र की पंचायत धनियारा में बादल फटा है। इससे करला गांव में अधिक तबाही हुई है। यहां पर लोगों और प्रशासन ने करीब 4 घंटे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर 40 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। पंचायत प्रधान मीरा देवी ने बताया कि बादल फटने से कई लोगों की कई बीघा जमीन बह गई है। सभी संपर्क मार्ग बंद हो गए। वहीं राजधानी शिमला में मंगलवार शाम को बादल झमाझम बरसे। हमीरपुर, कांगड़ा और मंडी में बारिश के साथ ओलावृष्टि भी हुई। बुधवार को भी बारिश और ओलावृष्टि का येलो अलर्ट जारी किया गया है। 17 जून तक प्रदेश में मौसम खराब बना रहने का पूर्वानुमान है। मंगलवार को शाम तक मौसम साफ रहा,
धूप खिली रहने से ऊना में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड